हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं सीएम धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रज्ञान कॉमर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज के इस वन शॉट वीडियो में मैं लेकर आया हूं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम डिस्कस करेंगे, सभी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि बोर्ड्स एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक या क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आने के ज्यादा चांसेस हैं। स्पेशली एमपी बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीबीएसई में जो है वो केस स्टडीज पूछी जाती हैं। तो केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपके लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया है और जिनके अभी एक्सटर्नल एग्जाम्स नहीं हुए हैं, उनको पता होगा कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कुछ लोगों को इस पर प्रोजेक्ट भी मिला होगा और एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स को डायरेक्टली इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर सभी कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो होते क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? यानी कि मैनेजमेंट को रन करने के लिए एक मैनेजर को ट्रेन किया जाता है कि भाई कैसे मैनेज करना है बिजनेस को। तो उसको रन करने के लिए उसे कुछ अगर हम कुछ ट्रिक्स दे दें, कुछ आइडियाज दे दें, कुछ थेरीज दे दें, किसी एक्सपीरियंस बंदा अगर कुछ बता दे कि ऐसा करने से ऐसा होगा, तो वो वैसा नहीं करेगा जैसा जिससे कुछ गलत हो। तो यानी कि कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं, एक मैनेजर को ट्रेन करने वाले हैं। मैनेजर को अगर आप ट्रेन करोगे तो कौन कौन सी चीजें सिखा के भेजोगे, कुछ सिद्धांतों पर मैनेजमेंट चलता है। तो वही यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देखने वाले हैं। यहाँ पर हम मेनली दो लोगों के बारे में बात करेंगे, हेनरी फ्योल और एफडब्ल्यू टेलर के बारे में, जिन लोगों को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एज वेल एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट दोनों को कहा जाता है। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जहाँ पे टेलर को कहा जाता है, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट हेनरी फ्योल को कहा जाता है। तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है, एक जर्नल नॉर्मल थ्योरी है इस चैप्टर की, और दूसरा इन दोनों के बारे में, इन दोनों के प्रिंसिपल्स, वर्क स्टडीज वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले अगर प्रिंसिपल्स की बात करूं तो क्या होते हैं, तो दूसरी चीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आ रहा हूँ 26 जनवरी से लाइव डेली, जिसमें अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज़ के कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। बोर्ड रिलेटेड टॉपिक्स को मैं वहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस हैं फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स एज वेल एज पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पर बिजनेस को रन करने के लिए किसी के अगर हमको एक्सपीरियंसेस मिल जाए, ऑब्जर्वेशंस मिल जाए, तो वही दो लोगों के यहाँ पर एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस को हम स्टडी करने वाले हैं, एंडी फ्योल और डब्ल्यू टेलर की। तो सबसे पहले अगर नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो किस टाइप का नेचर होता है? पहला है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। दूसरा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल है, हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन में, बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, ये ह्यूमन बिहेवियर के लिए डेवलप किए गए। इन्वॉल्व फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी इन्वॉल्व है, यानी कि जगह के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से इन्हें बदला जा सकता है या यूज किया जा सकता है। कंटिंजेंट है, निश्चित रिजल्ट नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ये हमने बोल दिया तो पत्थर की लगी, एग्जैक्टली वही रिजल्ट होगा। कंटिंजेंट है, कुछ चीजें अनिश्चित भी हैं। ठीक है, रिजल्ट ना भी आए जैसा हमने सोचा है। एप्लीकेबल बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, आपको इनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर डेवलप किए गए, तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस आप इनको यूज करोगे। एंड जनरल गाइडलाइंस है, बिल्कुल रिजिड गाइडलाइंस नहीं है। मैनेजमेंट इज नॉट अ साइंस, इट्स आर्ट्स एज वेल एज साइंस। ठीक है, या हम कह सकते हैं प्योर साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है। तो सबसे पहला हमारा जो नेचर है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या कहता है? फॉर्म अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड इंडिकेट्स द इफेक्ट ऑफ सर्टेन एक्शन। ठीक है, if wages are paid on piece rate system, piece rate system क्या होता है? जितना बनाओगे उतना पाओगे। ठीक है, जितना काम करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। पीस रेट सिस्टम, द क्वांटिटी ऑफ द वर्क विल बी इंक्रीज बट द क्वालिटी विल सफर। ठीक है, अगर आप पीस बेस्ड सिस्टम यूज करते हो तो इसकी वजह से क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जितने पीस बनाओगे उतना आपको पैसा मिलेगा, लेकिन क्वालिटी खराब हो सकती है। ठीक है, जब टारगेट मिलता है तो बंदा फटाफट फटाफट कुछ भी करो, बस काम करो, अपने को तो पीसेस बेसिस पे पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का ये है फंडा। दूसरा क्या? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हो, ठीक है, चाहे वो सर्विस सेंटर हो, ठीक है, चाहे वो या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, सभी में आपको क्या देखने को मिल जाएंगी इनकी एप्लीकेबिलिटी। तो एप्लीकेबल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लेवल्स, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, पब्लिक सेक्टर्स एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस सेक्टर्स। टॉप लेवल रिक्वायर्स मोर प्लानिंग देन मिडिल लेवल। ठीक है, ये बताया गया कि कहां पर कितना ज्यादा मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, तो टॉप लेवल पे ज्यादा जरूरत पड़ेगी मिडिल के कंपेयर में, ये आपने पिछले चैप्टर में आपने देखा था। बेस्ड बाय ह्यूमन बिहेवियर, मोर एम्फासिस ऑन लेड ऑन ह्यूमन बिहेवियर के बेसिस पर है। ऑल्सो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, जैसे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड मटेरियल।
ठीक है, तो बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर इनके हिसाब से बनाए गए हैं। तो नेक्स्ट नेचर है इन्वॉल्व फ्लेक्सिबिलिटी। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं इनको शॉर्ट में हम पीओएम भी बोलते हैं। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं दे आर फ्लेक्सिबल, और हम कह सकते हैं रेजिड नहीं है। रेजिड मतलब कठोर नहीं है, ये कैसे हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से आप इन्हें मॉडिफाई कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इनके अंदर। सो मॉडिफाइड बाय द मैनेजर्स एंड द सिचुएशन सो डिमांडेड। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जहां पर सेंट्रलाइजेशन की जरूरत कहां पर है, इफ द साइज ऑफ द फर्म इज वेरी स्मॉल। जैसे अगर छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, किसी सोल प्रोप्राइटर की बात करें, तो वहां पे सारे डिसीजन वो अकेला ले सकता है। लेकिन जब बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जैसे रिलायंस की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करें, तो वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। इफ द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज बिग, क्योंकि सारे काम एक अकेला बंदा नहीं कर सकता, तो वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंटिजेंट। ठीक है, नेक्स्ट नेचर क्या है, कंटिजेंट, अनिश्चित। इसको बोला जाता है अनिश्चित, यानी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो निश्चित रिजल्ट नहीं देते, सर्टेन रिजल्ट नहीं देते। जैसे साइंस में होते हैं ना सर्टेन रिजल्ट, वैसा यहाँ पर कुछ भी सर्टेन नहीं है। तो कंटिजेंट और डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे फेयर रिम्यूनरेशंस, वेजेस आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशंस पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी कि बंदे को कितनी सैलरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि फिक्स ही मिलेगी। एक बंदा है, एक्स बंदा, वो कहीं भी जाएगा सब में बराबर सैलरी मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। सिचुएशन टू प्लेस डिफर करेगा। एप्लीकेबल बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, फॉर्म्ड बाय द एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव नॉलेज ऑफ मैनेजर्स एज वेल एज द एक्सपेरिमेंट्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे फैटिग स्टडी, रेस्ट इंटरवल्स, इंक्रीज इफिशिएंसी, ये सब एप्लीकेबिलिटी है प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है जनरल गाइडलाइंस है, स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है। बिल्कुल ऐसा आपको कोई मूल मंत्र नहीं दे दिया है कि बस अब सब कुछ ठीक ही होगा। जनरल गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस टू द डिसीजन मेकिंग बट नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशंस। ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है कि आपने ये पढ़ लिया तो आप एक परफेक्ट मैनेजर बन जाओगे। नहीं भैया, परफेक्ट मैनेजर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, तजुर्बा चाहिए। तजुर्बा जीवन में काम करते करते आता है, एक दिन में नहीं आ जाता है। ठीक है, जैसे आजकल जेनजीज को लगता है ना कि हम तो सब कुछ कर लेंगे, मम्मी पापा को बताने लगते हैं ऐसा नहीं ऐसा करो, तो ऐसा नहीं है बेटा। उनको उनका अपना अनुभव है, आपका अपना अनुभव है। उनके अनुभव को और आपके अनुभव को दोनों को यूज करके आगे आपको बढ़ना है। अकेले के अनुभव से काम नहीं बनेगा। ठीक है, सो रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है टू ऑल द मैनेजर्स। जैसे हम भी यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, अगर आपकी ऐसी बात है तो आज जेनजीज क्या पढ़ रहे हैं, ये हेनरी फ्यूल और एफडब्ल्यू टेलर के हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, उनके एक्सपीरियंस ही तो पढ़ने वाले हैं। उन्होंने सिखा के गए, वो सब पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। तो सीखिए, रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है टू ऑल द मैनेजर्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, जैसे साइंस नॉट थर्म रूल इंक्रीज द एफिशिएंसी, ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस, इसके अगर हम महत्व की बात करें, भाई इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो क्या क्या होता है। देखो, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिया, नेचर, जो नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एग्जाम में आने के फुल चांस रहते हैं। दूसरा सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या सिग्निफिकेंस ऑफ या मैरिट्स, ये सब आ जाते हैं। सबसे पहला है, ये यहाँ पर इनके मेमोनिक्स भी लिखे हुए हैं, अगर आपको याद करना हो तो आप इस तरीके से याद भी कर सकते हैं इनको। ठीक है, अडॉप्शंस, अडॉप्टेड चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये कहते हैं कि समय के साथ बदलो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप हमेशा एक जैसे ही बने रहो या एक ही चीज को बनाते रहो। जैसे समय के हिसाब से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हटी तो कलर टीवी आया, कलर टीवी में भी आपने देखा होगा एलईडी आया, एलसीडी आया, आजकल पीएफटी आया, पता नहीं क्या क्या आया, QLED चल रहा है अभी जैसे। तो ये सब है। तो समय के साथ आपको ऑर्गेनाइजेशंस को अपने प्रोडक्ट को बदलना होता है, वैसे ही समय के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी प्रोसेस को बदलना होता है, अपने काम को बदलना होता है, एनवायरनमेंट को बदलना होता है, समय के एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को बदलना होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये भी सिखाता है। फिर है साइंटिफिक डिसीजंस लेने होते हैं आपको, रिजिड या रूल ऑफ थंब पे नहीं चलना होता है, साइंटिफिक डिसीजंस लेने होते हैं जो सही है समय के हिसाब से। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है। एडमिनिस्ट्रेशन बिकम इफेक्टिव हो जाता है इसकी वजह से। मैनेजरियल ग्रोथ होती है, साथ ही साथ मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च में काम आता है। ठीक है, तो ये आप वन बाय वन आप यहाँ देख सकते हैं। जनरल गाइडलाइंस बट दे कैन बी मॉडिफाइड एंड एज सच हेल्प मैनेजर्स टू मीट चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, मैनेजर को मदद करता है इन्वायरमेंट में आने वाले चेंजेस, यानी कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो सकता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है। जैसे एक स्टेट में गवर्नमेंट चेंज हुई तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या एक्ट होना चाहिए, चलो भैया हम नई सरकार के यहाँ चलते हैं, ठीक है, कुछ गुलदस्ता लेकर कि सर अरे आपकी सरकार बन गई, भले वो हमारे फेवर की ना हो, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि अब उसी के अधीन काम करना है। तो ये सब हमको जरूरी होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की कैसे काम करना है, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट के साथ कैसे ढलना है। नाउ सम कंपनीज आर आउटसोर्सिंग देयर नॉन कोर एक्टिविटीज टू रिड्यूस द कॉस्ट। कुछ कंपनी ऐसी भी होती हैं जो नॉन कोर एक्टिविटीज को
आउटसोर्स करती हैं। जैसे एयरटेल की बात करें तो वो अपना कॉल सेंटर नहीं चलाता। आप जैसे 198 पे डायल करते हो ना, तो 198 में क्या होता है, जैसे आप कॉल करोगे तो आपको लगेगा एयरटेल के बंदे से बात हो रही है, बट वो बंदा किसी और कंपनी का होता है। नॉर्मली इंडिया में इनको हम बीपीओ कहते हैं। बीपीओ जैसे एयरटेल, ठीक है, एजिस नाम की एक कंपनी है, आई थिंक एजिस, ठीक है, एसआर ग्रुप की, वोडाफोन आइडिया जिसकी कंपनी है, उनका बहुत बड़ा बीपीओ, वहां पर सारे कॉल जाते हैं क्योंकि ये टेलीकॉम कंपनी में एक्सपर्ट है। तो हमें नहीं करना दूसरा काम भाई। आज आज से मेरा कंपनी स्टार्ट हो रहा है, आज से मुझे कॉल सेंटर भी स्टार्ट करना पड़ेगा, तो डबल काम हो जाएंगे। तो नॉन कोर एक्टिविटीज को आप क्या करते हो, दूसरों से आउटसोर्स कर लेते हो। तो ये भी होता है। साइंटिफिक डिसीजंस लेने में प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन लॉजिक, ठीक है, किस पे बेस्ड होते हैं, लॉजिक पे बेस्ड होते हैं, रादर देन ब्लाइंड फेथ एंड फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस, ठीक है। लॉजिकल होने चाहिए आपका जो भी डिसीजंस है, वो बायस नहीं होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, ठीक है, पर्सनल बायस से फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। एग्जांपल, डिफरेंशियल पीच बेस्ड सिस्टम, जो ज्यादा काम करे उसको ज्यादा सैलरी दो, जो कम काम करे उसको कम दो। ये टेलर का साइंस प्रिंसिपल वर्क स्टडी था या टेक्निक्स था। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज इंक्रीज द रोल ऑफ बिजनेस कम्युनिटी टुवर्ड्स द ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंक्लूड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, केयर फॉर द एनवायरमेंट एंड सोशल वेलफेयर। ये सब में भी आपको मदद करता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन बिकम्स इफेक्टिव, रिसोर्सेज बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल अवेलेबल आर लिमिटेड, ठीक है, ह्यूमंस एंड मटेरियल आर लिमिटेड, ये हम सभी को पता है। रिड्यूस द चांसेस ऑफ द ट्रायल एंड एरर method and their effective utilizations. It also valued to the customers, care for the environment and dealing with the business associate. मैनेजरल ग्रोथ होती है यहाँ से कहीं ना कहीं। इट इंक्रीज द नॉलेज, ठीक है, अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लोगे तो आपसे वो गलतियां नहीं होंगी जो गलतियां दूसरों ने की थी। वही तो एक्सपीरियंस आपको मिलता है। घर वाले आपको रोकते हैं ना किसी काम को करने से पहले, क्यों रोकते हैं, क्योंकि उनको पता है ऐसा करने से ऐसा होता है। कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर्स इन heading difficult situations. Example, by giving work to the subordinates, they can reduce their burden. भाई ये आराम से बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि इसने अपना काम अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रांसफर कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये सब पढ़ाया जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कि आप कैसे बेहतर काम कर सकते हो, अपना काम अपने सबॉर्डिनेट को ट्रांसफर कर सकते हो। आप वो काम करिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट काम को क्या करते हो, आप सबॉर्डिनेट्स को ट्रांसफर कर देते हो, और इससे आप फ्री रहते हो, मेंटली फ्री रहते हो। मैनेजमेंट ट्रेनिंग में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज होता है, ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग में, एजुकेशन में, रिसर्च में। आज आप भी क्या कर रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को क्यों पढ़ रहे हो आप, क्योंकि आप एजुकेशन में हो, ठीक है, मैनेजर्स की ट्रेनिंग को या एजुकेशन या रिसर्च, ठीक है। तो प्रोफेशनल कोर्स सच एज MBA, BBA टीच दीज प्रिंसिपल्स एज अ पार्ट ऑफ देयर कैरिकुलम, ठीक है। तो उन्होंने अपने सिलेबस में डाला हुआ है ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को। और यहाँ पर हम सिर्फ 2 लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे हम देखेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जब MBA BBA करोगे, BCom में भी ये सब पढ़ाया जाता है, तो कुछ चीजें, तो वहां पर एक पूरा सब्जेक्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, ठीक है। BBA में पूरा का पूरा सब्जेक्ट होता है और वहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में थियरीज होती हैं, बहुत ज्यादा लोगों के नाम होंगे। अब यहाँ पर हम 2 महान हस्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनको मैनेजमेंट थिंकर्स कहते हैं, FW टेलर और हेनरी फ्योर्ड, ठीक है। इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इनको कहा जाता है फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट, दोनों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। ये अमेरिकन बंदा है, ये फ्रांस का है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें, बाकी इनका जन्म जो है वो इस्तांबुल में हुआ था, बट इन्होंने बाद में नागरिकता सिटीजनशिप जो है वो फ्रांस की थी इनके पास। तो सबसे पहले हम W टेलर के बारे में पढ़ते हैं। भाई मार्च 1856 से 1915 तक ये रहे, ठीक है, लगभग 44 साल ये और 15 ये अगर आप जोड़ लो तो ज्यादा जिंदगी इन्होंने बेचारों ने जी नहीं, ठीक है, जल्दी निपट गए, ठीक है। अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। एजुकेशन कहाँ से हुई, डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द स्टीवंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 1883 में इन्होंने ये डिग्री ले ली। दूसरी चीज, इन्होंने ये सारी पोजीशंस होल्ड की, ठीक है, अलग अलग स्कूल्स में, अलग अलग कॉलेज में प्रोफेसर वगैरह रहे। और इनके बाद इन्होंने कुछ लॉस मेकिंग कंपनी को, ये चीजें भी पूछी जाती है, अप्रेंटिसशिप मैकेनिज्म, यानी कि लोकल लो लेवल एम्प्लॉय थे ये स्टार्टिंग से। फिर एग्जीक्यूटिव रहे मिडवाइल स्टील कंपनी में 1884 में, फिर एट बेथलहम आयरन कंपनी 1898 में, ठीक है। प्रोफेसर रहे टक स्कूल ऑफ द बिजनेस में, प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियर्स फ्रॉम 1906 से लेकर 1907 तक, और इसके बाद बेचारा 8 साल बाद तो इनकी डेथ ही हो गई, ठीक है। तो ये इनकी कुछ फिलॉसफीज थी। इन्होंने ऐसा माना था कि मॉडर्न मैनेजमेंट वाज अनप्रोफेशनल एंड शुड बी स्टडीड एज अ डिसिप्लिन, उनको सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि ये मॉडर्न मैनेजमेंट है ना अनप्रोफेशनल बहुत ज्यादा, हम देखते भी। तो वर्कर शुड कोऑपरेट विद द मैनेजमेंट एंड देयर वुड बी नो नीड फॉर ट्रेड यूनियंस, इनका मानना था
कि अगर वर्कर्स के साथ मैनेजमेंट अगर मिल के काम करे तो कभी भी ट्रेड यूनियंस की जरूरत ही नहीं होगी। जो आजकल हम देखते हैं ना, ट्रेड यूनियंस हड़ताल कर देते हैं वगैरह वगैरह, वो नहीं जरूरत पड़ेगी। फिर है पार्टनरशिप बिटवीन द ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड मैनेजमेंट एंड कोऑपरेटिव एंड इनोवेटिव वर्कफोर्स के बीच में एक पार्टनरशिप होनी चाहिए, मिल के काम करना। इन पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया। स्टार्टिंग में ना लोअर लेवल पर जो बंदा काम करेगा ना, तो वो समझ जाएगा उनकी क्या डिमांड है, वो क्या सोचते हैं हायर लेवल के बारे में। हमेशा एक हायर लेवल का ही बंदा है और हायर लेवल पे काम करेगा ना, तो उसको उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता होगा। जैसे मैंने एक बार देखा था कि जो आनंद अंबानी है, वो किसी एक अपने प्राइवेट जेट में पार्टी कर रहा था और एक बहुत ही सीनियर इंसान था, उसके पैर छू रहा था, ठीक है, और आनंद भाई उसकी पीठ थपथपा रहे थे। तो काफ़ी लोगों ने उसको ट्रोल किया था उस टाइम पे कि यार ये देखो इस इंसान में वो नहीं है, मैनर्स नहीं है, एक बड़ा इंसान इसके पैर छू रहा है और वो उसको शाबाशी दे रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अलग बात है, परवरिश का तो फर्क पड़ता ही है। दूसरी चीज़, आनंद अंबानी ने ना कभी गरीबों के साथ रहा ही नहीं। वो कभी जब गया होगा तो उसको पता होगा कि हर आदमी मेरी बहुत इज्जत करता है तो ये भी कर रहा है, लेकिन वो किस उम्र का है वो सब चीज़ें नहीं पता होती है। फिर लोग ट्रोल करते हैं, फिर बाद में आप सॉरी भी बोल दो, अलग बात है। बहुत पुराना वीडियो था, ठीक है, अब तो एआई आ गया, अब तो कुछ भी बनाया जा सकता है, लेकिन उस टाइम पे एआई का नहीं था वो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो टेलर था ना, उसने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? लो लेवल से। तो वो एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा कदर की उन्होंने। वो एम्प्लॉयज़ को लेकर हमेशा जो वर्कर थे उनको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस रहते थे कि कैसे उनकी लाइफ को अच्छा किया जा सके। हेनरी फ्यूल ने ऐसा नहीं देखा। हेनरी फ्यूल जस्ट लाइक आनंद अंबानी, वो शुरुआत से ही टॉप लेवल पर है, आगे हम पढ़ेंगे उनके बारे में। तो वो ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते थे और टेलर जो है वो लेबर की बात करते थे कि इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये बोलते थे अगर उनके साथ मिलकर रहोगे, पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, तो कभी ऑर्गेनाइजेशंस में कभी कोई झगड़ा होगा ही नहीं। इसीलिए इनका जो फोकस था वो लेबर था, और जो हेनरी फ्यूल का जो फोकस था वो एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें तो डिस्कार्डिंग द ट्रेडिशनल अप्रोच, द मैनेजमेंट अडॉप्ट द न्यूअर एंड मोर साइंटिफिक अप्रोच, ठीक है। ये साइंटिफिक पे भी बात करते थे कि जो सही है, लॉजिकल है। तो टेलर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस, दो चीजें इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की कैटेगरी में आती हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए और साइंटिफिक कुछ टेक्निक्स दी, हम दोनों को पढ़ेंगे यहाँ पे डिटेल में। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो ये कुछ इनके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। याद रखना ये सेकंड फेज है जिसमें हम दोनों बंदे के बारे में पढ़ रहे हैं, हेनरी फ्यूल और डब्ल्यू टेलर। इन दोनों में से इनकी वर्क स्टडीज, इनकी साइंटिफिक टेक्निक्स और साथ ही साथ प्रिंसिपल, इनमें से क्वेश्चंस जरूर आता है। तो या तो इनमें से आएगा, हेनरी फ्यूल में से आएगा, या ये तीन पार्ट में आप बांट सकते हो। स्टार्टिंग का पार्ट जो हमने पढ़ लिया, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, मीनिंग, दूसरा एफडब्ल्यू टेलर और तीसरा हेनरी फ्यूल, ठीक है। इन तीनों को आप वन थर्ड कैटेगरी में बांट सकते हो, यानी आपकी प्रोबेबिलिटी इन तीनों में से कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द ईच एंड एवरी पर्सन, ये आप देखोगे हेनरी फ्यूल का भी प्रिंसिपल है, लगभग सिमिलर। हाउ द एम्प्लॉयज शुड बी प्रमोटेड, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एम्प्लॉयज का प्रमोशन होना चाहिए। अगर आप जेनजीज की मैं बात करूं तो बताओ क्या तुम मानते हो कैसे होना चाहिए? रूल ऑफ थंब, सीनियरिटी बेसिस पर या टैलेंट बेसिस पर? तो डेफिनेटली आप भी बोलोगे सर जो कैपेबल है, जो टैलेंटेड है, उसको प्रमोशन मिलना चाहिए, ना कि सीनियरिटी बेसिस पर, ठीक है। तो बिल्कुल इनका यही मानना था कि प्रमोशन होगा, साइंटिफिक मेथड क्या कहता है, परफॉर्मेंस बेस्ड। जो अच्छा करेगा काम, जो बेहतर करेगा काम, उसको प्रमोशन मिलना चाहिए। जो योग्य है उसे योग्य पद पर बैठा लो। अगर एक अयोग्य इंसान को योग्य पद पर बैठा दोगे तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन उध्वस्त हो जाएगा। जैसे लोग बोलते हैं ना, मुझे कांग्रेस पार्टी से दिक्कत नहीं है, मुझे कोई उसमें लीडर ही नहीं दिखता, ठीक है, कि राहुल गांधी को अगर आपने देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया तो फिर देश का क्या हाल होगा, आपको सोचना पड़ेगा। मुझे फिर वो द डिक्टेटर मूवी याद आती है, ठीक है, वैसा ना हो जाए, ठीक है, कॉमेडी। तो वही चीज होती है। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब दूसरा प्रिंसिपल इनका है। इट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेशंस ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स थ्रू द वर्क स्टडी and experiments and develop one best method to maximize the efficiency. Hit and trial method should be avoided. ये मानते थे कि हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज मत करो, इसमें टाइम वेस्ट होगा, मटेरियल वेस्ट होगा और कहीं ना कहीं प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये मानते थे कि बेस्ट मेथड को कैलकुलेट करो और वही यूज करो, ठीक है। सेंडिंग द इंफॉर्मेशन बाय ईमेल इंस्टेड ऑफ पोस्ट हैज मेक द हैज क्या लिखा है, इसीलिए हैज मेक द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फास्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि भाई अब इसमें एक ऐसा करके जरूरत नहीं है ना कि एक बार पोस्ट से भेज के देखा, एक बार मेल करके भेजा, एक बार व्हाट्सएप करके देखा कौन सा फास्ट है।
अरे भाई हम सबको पता है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ठीक है। तो अगर आपको ये हटा दो ना, पोस्ट को हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो, सेंडिंग द इन्फॉर्मेशन ईमेल इंस्टेड ऑफ पोस्ट। पोस्ट से भेजने की जरूरत ही नहीं है आजकल, इसीलिए ज़माना फास्ट है। कितना सारा टाइम बच गया, पहले 6-6, 7-7 दिन। इससे पहले जब पोस्ट भी नहीं था, इससे पहले कबूतरों से भेजा जाता था। मैं तो सोचता था कई बार कि रास्ते में कबूतर को तीर मार के किसी ने पका के खा लिया होगा तो क्या हुआ होगा, हो गया संदेश, ठीक है, संदेश से बढ़िया कागज का टुकड़ा होता होगा तो उसमें आग लगा के उसी को पका दिया होगा। खैर वो अलग बात है, जमाना था। सर ये तो हंटिंग वाली बात हो गई। हाँ बिल्कुल होता होगा पहले, क्या गारंटी थी पहले कबूतर पहुंच जाते, लेकिन कहते थे ऐसा होता था। तो ये कितना टाइम लगता होगा। मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशंस क्या है और वर्कर एक्सपेक्टेशंस क्या है, टेलर दोनों के बारे में जानते थे कि दोनों क्या क्या सोचते हैं। मैनेजमेंट क्या सोचता है कि हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो, यार ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। और यहाँ पर जो एम्प्लॉय होते हैं ना, उनको क्या चाहिए, सैलरी बहुत तेजी से बढ़े यार, सैलरी ज़्यादा सारी मोटा सैलरी मिले तब मज़ा आएगा। फिर दूसरी हायर सेल्स हो, इनको चाहिए हायर प्रमोशन, जल्दी जल्दी प्रमोशन होता जाए, ठीक है, मैं सुपरवाइजर से असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर से मैनेजर बन जाऊँ, ठीक है। एक्सपांशन और ग्रोथ चाहिए, इनको जॉब सिक्योरिटी चाहिए। अब इन दोनों लोगों को अलग अलग चीज़ें चाहिए। अब इन दोनों के बीच में कैसे बॉन्ड बनाएं, कैसे हम दोनों के बीच में सामंजस्य या कोऑर्डिनेशन बिठाएं, ये ज़रूरी है। तो व्हाट मैनेजर्स कैन डू इट टू मेक पॉसिबल बाय ट्रांसफॉर्मिंग द थिंकिंग ऑफ द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। हम दोनों को अपनी सोच बदलनी होगी, यानी मैनेजर्स, मैनेजमेंट और वर्कर्स को दोनों को एक दूसरे की चीज़ों को समझना पड़ेगा, जिसे रतन टाटा जी बहुत अच्छे से समझते थे, ठीक है। कई बार ऐसा होता था कि रतन टाटा, एक बार ऐसा हुआ कि लेबर जो है ना, यूनियंस बैठ गए फैक्ट्री के गेट के सामने, बोले हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारी सैलरी बढ़ाओ। अब टाटा जी ने बात की जाके मैनेजर से, बोले क्या प्रॉब्लम है सर, बोले सैलरी बढ़ा रहे हैं। तो बोले बढ़ा दो ना सैलरी, बोले सर सैलरी नहीं बढ़ा सकते, घाटा हो जाएगा। बोले सैलरी बढ़ा दो क्योंकि ज़रूरी है, अगर वो उनकी मांगे वाजिब है तो बढ़ाना चाहिए। बोले सर नहीं बढ़ा पाएंगे, कोई बात नहीं। बोले एक काम करता हूँ, मैं भी उधर जाके बैठ जाता हूँ। वो लेबर के साथ जाके बैठ गए, बोले हाँ सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ। अब लोगों ने देखा कि यार कि रतन टाटा जी भी हमारे पास आके बैठ गए और हमारी सैलरी के लिए डिमांड कर रहे हैं। बोले यार ये तो नहीं हो पाएगा, मतलब इतना बड़ा आदमी हमारे पास आके बैठ गया। तो लेबर ने ना अपनी स्ट्राइक खत्म कर दी, ठीक है, जो यूनियंस थी उसने अपनी स्ट्राइक खत्म कर दी, बाद में जो भी हुआ हो। लेकिन अगर ये बॉन्डिंग, यानी मैनेजमेंट और वर्कर्स की बॉन्डिंग अगर अच्छी हो ना, तो कभी भी यूनियंस भी सरेंडर कर देती है, जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे थे रतन टाटा, ऐसी ऐसी उनकी जो सोच थी, उस सोच की वजह से टाटा ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा था। वो अलग बात है कि आज उनके जाने के बाद अब क्या हो रहा है टाटा में, आपने सबको पता होगा, नहीं पता हो तो आप न्यूज़ देख लेना, ठीक है। अब कुछ आजकल हड़कंप बचा हुआ है। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, एंड देयर शुड बी द एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मोनी बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजर्स, ठीक है भाई। दोनों के बीच में सामंजस्य बहुत होना बहुत जरूरी है। आपस में अपना अपना करना, जैसे यहाँ पे देख रहे हो टीम वर्क, ठीक है, टीम वर्क, मिल के काम करेंगे, ठीक है, अपना अपना नहीं करना है। सो मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स। अगर कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप दे दो ना यार एम्प्लॉइज को, किसके बीच बेसिस पे आप बोनस दे दो यार, ठीक है। कंपनी को बोनस देना चाहिए और बोनस देती है कंपनी। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बोनस के रूप में बांट दो ना। इन रिटर्न वर्कर शुड वर्क हार्ड, ठीक है। आपने सुना होगा कि कंपनी अपने एम्प्लॉइज को ई शॉप बांटती है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है, डिस्काउंटेड रेट पर शेयर्स देती है, ताकि एम्प्लॉय कंपनी के जब ओनर बन जाएंगे, कंपनी के हिस्सेदार बन जाएंगे, तो कंपनी को वो एज अ वर्कर काम नहीं करेंगे, कंपनी में एज अ ओनर काम करेंगे। 24/7 अगर उनकी हिम्मत होगी तो वो काम करेंगे। इससे क्या होता है, फीलिंग कि ये कंपनी मेरी है, इस कंपनी को मेरे दम पर ये कंपनी है, ये सोच जब आएगी तो आप ज़्यादा बेहतर काम करोगे। तो इसीलिए सब मिल के काम करें और उनको ये फीलिंग दिलाएं कि आप भी हमारी इस कंपनी का हिस्सा हो, आपसे ये कंपनी है, ठीक है। और कंपनी से आप हो ये तो आपको पता ही है, तो कंपनी नहीं रहेगी तो आप एम्प्लॉय नहीं रहेंगे। तो पॉलिसी ऑफ गिव एंड टेक, ठीक है। तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का ये मतलब था। दूसरा है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, मिलके काम करना है, टीम वर्क करना है, अपना अपना नहीं करना है भाई, है ना। तो एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, उसी का एक्सटेंशन है ये। कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय द कॉपरेशन। आपस में कंपटीशन होगा तो अपना अपना देखोगे तो, जबकि कॉपरेशन में काम ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। मैनेजमेंट शुड अवॉर्ड वर्कर्स फॉर गिविंग द वैल्यूएबल सजेशंस एंड इन्वॉल्व द डिसीजन मेकिंग। वर्कर्स को इन्वॉल्व करिए डिसीजन मेकिंग में, उनके सुझाव लीजिए, मत वो होता है ना, सुझाव पेटी होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी स्कूल में, कि भाई आपने सुझाव दीजिए, हो सकता है आपके सुझाव बेहतर हो, ठीक है। कई बार होता है ना, एक छोटा बंदा भी कॉम्प्लिकेटेड गुत्थी को सुलझा देता है। गुत्थी से याद आया होगा आपको, एक मूवी थी गब्बर, आई थिंक अक्षय कुमार की, जिसमें गुत्थी ने एक बड़ी गुत्थी सुलझा दी थी। तो भाई आप उनके सजेशन लीजिए, ठीक है। तो वर्कर्स शुड अवॉइड मेकिंग अनरिजनेबल डिमांड
एंड स्ट्राइक्स। अगर ऐसा करोगे तो वर्कर कभी भी अनरिजनेबल डिमांड नहीं करेंगे और ना ही स्ट्राइक करेंगे और आपका ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चलता रहेगा। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एफडब्ल्यू टेलर। हाउ टू इंक्रीज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब दूसरा इनका काम था कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, यानी कि आउटपुट। क्योंकि सीधी सी बात है भाई, आउटपुट बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, ठीक है, सेल बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट होगा कंपनी को तो खुशहाली सभी में आएगी, यानी सब खुश रहेंगे। सो बाय इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है, एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस बढ़ा के आउटपुट बढ़ेगा। तो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इंडस्ट्रियल इफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द इफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, देयरफॉर एम्प्लॉइज विथ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस शुड बी सिलेक्टेड। टेलर का मानना क्या था कि भाई जो बंदा आप अपॉइंट कर रहे हो वो एक्सपीरियंस्ड हो, क्वालिफाइड हो, एज पर दी जो वर्क हमारा जो डिमांडेड है, जिस चीज की वैकेंसी है उसमें काम करने में परफेक्ट हो वो बंदा, ठीक है। तो प्रोवाइड अगर नहीं है तो उसको ट्रेनिंग दो टू दी सिलेक्टेड एम्प्लॉइज एंड असाइन वर्क अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। इसको हम फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम कराते हैं। इफिशिएंट एम्प्लॉइज वुड प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर, ठीक है। जो इफिशिएंट एम्प्लॉय होगा वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और ज्यादा कमाएगा, ठीक है। इनइफिशिएंट होगा तो वो हमारा प्रोडक्ट बेकार बनाएगा, मटेरियल वेस्ट करेगा, कॉस्ट बढ़ेगी और कंपनी को लॉस होगा। तो ये सारी चीजें जरूरी है। फिर इनकी ये टेक्निक्स बहुत फेमस है, फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है, इसके लिए इनको याद भी किया जाता है, हेड भी किया जाता है। डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम, ये तो बहुत ही अच्छा है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन एंड वर्क स्टडी, इन चारों चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला था स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये था, एक एम्प्लॉय जब आपके यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आता है तो भाई उसको काम का पैटर्न, ठीक है, काम कैसा करना है, किस स्टैंडर्ड का बनाना है, ठीक है। जैसे ये मेरे हाथ में स्टाइलिस दिख रहा होगा आपको, अगर इसकी लेंथ अगर इतनी लंबी हो तो किस काम का, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड तो होना चाहिए ना, कितना बड़ा बनाना है। ये बहुत ही छोटा हो, इसका जस्ट हाफ हो तो, ठीक है, जैसे छोटा हुआ घुटा हुआ पेंसिल, ठीक है मैं कैसे लिखूंगा। तो इसीलिए हर एक चीज का एक स्टैंडर्ड होता है, किसी काम का स्टैंडर्ड, कितनी देर में बनाना है, कितना टाइम दिया जाएगा। जैसे आप घर पे अगर खाना खाने बैठते हो तो आपकी मम्मी चपाती बनाती है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है एक चपाती बनने में कितना टाइम लगने, आपको बहुत तेज भूख लगी है और आपने देखा कि मम्मी बस 10 सेकंड में चपाती बना के दो, नहीं बना सकती भाई, मशीन भी नहीं बनाती इतनी जल्दी। तो वो अलग बात है कि पूरी की पूरी प्रोसेस में रोटियां मशीन से जल्दी जल्दी निकलती रहती हैं, लेकिन टाइम तो लगता है उसको। तो यहाँ तो मैनुअली बनती है 1 बाय 1, तो कोई 10 सेकंड में नहीं बना सकता। अब ऐसा भी नहीं कि मम्मी 5 मिनट ले एक रोटी बनाने में, तो एक स्टैंडर्ड टाइम होगा ना उसका। तो वैसे ही एम्प्लॉइज, सपोज एक बावर्ची को हम अपने यहाँ अपॉइंट कर रहे हैं तो उसको पता होना चाहिए ना स्टैंडर्ड टाइम क्या है किसी चीज को करने का। तो स्टैंडर्डाइजेशन से हमको ये पता चल जाएगा कि कौन इफिशिएंट है, कौन मोर इफिशिएंट है और कौन लेस इफिशिएंट है, ठीक है। अगर हमने किसी काम को करने के लिए 10 मिनट दिए हैं तो 10 मिनट से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 9 मिनट में काम को कर देंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 11 मिनट में काम को करेंगे। तो इससे ये पता चल जाएगा कि कौन एफिशिएंट है, कौन नॉन एफिशिएंट है। So techniques in which companies establish the standards such as product dimensions, size, quality, and the product produces product on the basis of that standard. Benefit क्या होंगे? To establish the standards of the excellence and quality in the material बनी रहेगी, maintain रहेगी कि हमको इस standard का product बनाना है. To establish the standards of the performance of the man and machines. Simplifications. Simplifications, standardization and simplifications aims at removing the unnecessary varieties, size and dimensions. आप बहुत टाइप की चीजें बनाते हो, बहुत सारे डायमेंशंस की चीजें बनाते हो, आप कहते हैं ना कि अब कम चीजें, कम प्रोडक्ट हो और ज्यादा रेवेन्यू देने। जैसे कि जियो है, टेलीकॉम का ये एक प्रोडक्ट है उनका, टेलीकॉम सर्विसेज का, और जियो से बहुत अच्छा रेवेन्यू है, ठीक है। तो ये है कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हो लेकिन फिर भी लॉस में हो, और आप कोई एक प्रोडक्ट बनाते हो फिर भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो ज्यादा बेटर है। तो एम एट रिमूविंग द अननेसेसरी वेराइटी, साइज एंड डायमेंशंस, अननेसेसरी मत बनाइए। बेनिफिट्स, जैसे अगर मैं शूज की बात करूं तो जो कंपनियां शूज बनाती हैं, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा नंबर इंडिया में बिकने वाला, अगर मेल्स की बात करें तो 8-9 है, फीमेल्स का आई डोंट नो क्या होगा, 5-7 होगा या 5-7, जो भी है 5-6-7, ठीक है। तो इनके शूज ज्यादा बनाते होंगे ना, अननेसेसरी 15 नंबर का शूज बनाने की क्या जरूरत है, ठीक है, ज्यादा नहीं बिकेगा ना, तो ज्यादा बनाना भी नहीं है। बेनिफिट्स की बात करें तो जितनी भी इंडिया में जो मिड रेंज वाली कंपनियां हैं, जैसे कैंपस वगैरह है, स्पार्क है, ये सब जो मिड रेंज वाली कंपनियां, ये क्या करती हैं, 10 नंबर से बड़ा शूज बनाती नहीं है। 11 नंबर वाले क्या होते हैं, 12 नंबर वाले क्या होते हैं, बिरले ही होते हैं, ठीक है, मेरे जैसे। तो बेनिफिट्स की अगर हम बात करें
तो इट रिजल्ट्स द सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन्स एंड टूल्स. इट इम्प्लाइज रिड्यूस इन्वेंट्रीज, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट एंड इंक्रीजिंग द टर्नओवर. इसीलिए हमको अननेसेसरी वेराइटीज नहीं बनानी, लिमिटेड प्रोडक्ट बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है. ठीक है, एक दुकान पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. ठीक है, वो एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि एक दुकान बहुत फेमस थी चाय के लिए. ठीक है, सब लोग आते जाते थे और वहाँ पर क्या करते थे कि चाय पीते थे. बड़ा फेमस था कि भाई चाय है, चाय है, उस चौराहे पे चाय पियेंगे, चाय पियेंगे. तो जो चाय लवर्स होते हैं ना, वो जाते थे और वहाँ रुकते थे. अब कुछ ज्ञान देने वाले भी होते हैं, फ्री का, मुफ्त में ज्ञान बहुत दे देते हैं. तो चाय तो बढ़िया बिकी रही थी, तो उन्होंने कहा यार उसको चाय के साथ ना बिस्किट चाहिए था. तो उसने बोला भैया यार चाय तो बहुत अच्छी है लेकिन मैं बिस्किट भी खाता हूँ, तो बिस्किट भी रखा करो ना आप. बोले ठीक है भैया, नेक्स्ट टाइम आओगे तो हम बिस्किट भी रख लेंगे. अगली बार जब वो आया तो बिस्किट भी मिली. बिस्किट के साथ साथ उसको नमकीन चाहिए था. तो अगली बार बोलता है कि भैया मुझे थोड़ा सा नमकीन मिल जाता तो अच्छा होता. तो उसने कहा ठीक है, अगली बार आइएगा, हम नमकीन भी बढ़ा लेते हैं, नमकीन भी बेचेंगे, कस्टमर की डिमांड है. कोई चौथा आया, पांचवा आया, सब अपने अपने सजेशन देते गए. अब कुछ साल बाद ऐसा हुआ कि उस दुकान पर सब कुछ था, सब कुछ बिक रहा था, बस चाय नहीं बिक रही थी. क्योंकि सब कुछ बेचने के चक्कर में चाय की क्वालिटी से वो कॉम्प्रोमाइज़ करता चला गया. अब आज की डेट में जब वो कस्टमर लौट कर आता है तो वो देखता है हर चीज़ है, लेकिन चाय में वो टेस्ट नहीं है जो आज से 4 साल 5 साल पहले हुआ करता था. तो आप जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप एक साथ लेके चलते हो तो आप किसी एक चीज़ में क्वालिटी नहीं दे पाते हो. ये एक फैक्ट है. इसीलिए टेलर ने इस चीज़ की बात की है कि आप अननेसेसरी वैरायटी साइज़ को हटा दीजिए अपने यहाँ से, सो दैट आप लिमिटेड प्रोडक्ट बनाओगे लेकिन बेहतर बनाओगे, कस्टमर आपकी प्रोडक्ट की तारीफ करेगा. ठीक है, तो बेनिफिट इससे यही होगा, सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन्स एंड टूल्स. इट इम्प्लाइज रिड्यूस इन्वेंट्रीज, फुलर यूटिलाइजेशंस, इक्विपमेंट्स एंड इंक्रीजिंग टर्नओवर. और आजकल ऐसा स्कूल्स में भी हो रहा है. ठीक है, आपने ये भी करवा लिया, वो भी करवा लिया, स्पोर्ट्स भी करवाना है, ड्राइंग भी करवानी, पेंटिंग भी, ये भी कंपटीशन, वो भी कंपटीशन, और फिर सामने पढ़ाना भी है. तो बच्चा जो है वो बहुत सारी जगह पर. ठीक है, तो एक ही बच्चे को सारी चीज़ें थमा दी हैं. ऐसा नहीं मैं कहता कि स्पोर्ट्स नहीं होना चाहिए, बट जो स्पोर्ट्स में है उससे आप बहुत ज़्यादा ये उम्मीद करके बैठोगे वो रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा देगा, ये तो गलत बात है ना यार. एक कैपेसिटी होती है इंसान की, उसके अंदर ही काम कराना चाहिए. ठीक है, तो फंक्शनल फोमैनशिप ये क्या कहता है कि इसकी वजह से मैंने कहा ना, इनको याद भी किया जाता है, हेट भी किया जाता है. इनका मानना था कि एक वर्कर जो है ना, एक वर्कर के ऊपर कितने बॉस हो सकते हैं आपके हिसाब से. हेनरी फ्यूल बोलते हैं कि एक बंदे के ऊपर एक बॉस होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड. लेकिन यहाँ पर ये बंदा बोलता है कि इनके ऊपर 4 बॉस प्लानिंग के और 4 बॉस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के होने चाहिए, टोटल 8 बॉस होने चाहिए. क्योंकि एक बॉस किसी एक फील्ड में ही माहिर हो सकता है, सब फील्ड में वो माहिर नहीं हो सकता. तो सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन को 2 अलग डिपार्टमेंट बना दिए, 4 इस डिपार्टमेंट के, 4 इस डिपार्टमेंट के. Functions which is extended to the lowest level of the shop floor. Benefits क्या हुए? Promotes a division of work, add a floor labels, bring specializations, improving the performance of the foreman. ठीक है, इससे इसका काम सुधरेगा. सही भी है, लेकिन ये फैक्ट्री वगैरह में तो चल सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे नहीं चल सकता. अगर एक बंदे के 8 बॉस होंगे वो किस सुनेगा. तो इसीलिए इनका ये मानना था. ठीक है, तो ये 8 बॉस की जब हमने बात की तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक फैक्ट्री मैनेजर, मोटा भाई बैठ जाएगा यहाँ पर. ठीक है, मुकेश अंबानी, मोटा भाई. ठीक है, यहाँ प्लानिंग इंचार्ज बैठा दिया, यहाँ पर एक बंदे को यहाँ बैठा दिया. ठीक है, एक बंदे को, एक सेकेंड, एक बंदे को यहाँ पे बैठा दिया, इसके नीचे एक बंदा ही है और एक बंदा ही है. ठीक है, अब इनके नीचे 4 बॉस, 4 इधर 4 इधर, और बीच में यहाँ पर एक बंदा. ठीक है, यहाँ पर आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. ठीक है, ये आपका बॉस हो गया. ठीक है, यानी कि ये आपका एमडी हो गया. ठीक है, ये आपके असिस्टेंट मैनेजर हो गए सपोज कर लीजिए, और ये सारे के सारे आपके सुपरवाइजर्स हैं. 1 2 3 4, इसके नीचे 1 2 3 4, और ये बेचारा वर्कर. ठीक है, बोझ के तले मरा जा रहा है. ठीक है, इन सब के बोझ के तले मरा जा रहा है 8 बॉस के नीचे. ठीक है, तो सब, लेकिन क्या है कि ये फैक्ट्री में ये सब होने चाहिए. इसी को फंक्शनल फोमैनशिप कहते हैं कि एक बंदा एक ही काम में माहिर हो सकता है. जैसे स्पीड बॉस स्पीड मेंटेन कराना, गैंग बॉस सबको साथ में लेके चलना, रिपेयर करनी, मशीन्स का रिपेयर, इंस्पेक्टर क्वालिटी मेंटेन करता है. तो ये सब चीज़ों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं. रूट क्लर्क का काम क्या है? स्पेसिफाई द रूट ऑफ द प्रोडक्शन. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम क्या है? फिक्स द टाइम ऑफ द स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब, कब शुरू होगा कब खत्म होगा. डिसिप्लिन का काम है मेंटेन डिसिप्लिन. ठीक है, हा हुला नहीं होना, क्लास में जैसे टीचर होता है तो डिसिप्लिन भी, लेकिन टीचर का काम तो बहुत सारा होता है, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन कराना उसमें से एक होता है. कार्ड एंड इंस्ट्रक्शन क्लर्क, जिसमें
इशू वेरियस इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कर्स टू द कैरी ऑन द जॉब। फिर इंस्पेक्टर का काम क्या होता है यहाँ पर प्रोडक्शन में, ये क्वालिटी मेंटेन कराता है। रिपेयर बॉस मेंटेन्स दी मशीनरीज एंड अदर इक्विपमेंट, भाई सब कुछ ठीक चले, प्रॉपर चले, कुछ व्यवधान या ब्रेक डाउन ना हो जाए, प्रॉपर उसकी सर्विस होती रहे। स्पीड बॉस चेक द कॉज ऑफ डिले एंड रिमूव देम, अगर किसी वजह से अगर स्पीड स्लो हो रही है तो उसको फाइंड आउट करना कि वो वजह क्या है और उसको हटा देना। गैंग बॉस मेक द एंगेजमेंट ऑफ मशीनरीज मटेरियल, सारी चीज़ों को व्यवस्थित और एक धागे में सूत्र में बांध के रखने का काम है इसका, मेंटेन गैंग बॉस का। तो ये सब 8 बॉस जो सिस्टम है, यानी 8 तो सुपरवाइजर्स होते हैं, 2 इसके यानी कि जो आपके मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं ना, ठीक है, वो सारे के सारे, ठीक है, एक बंदा यहाँ का, 2 बंदे यहाँ के और 8 बंदे यहाँ के, और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे बेचारा लेबर, ठीक है। तो टोटल आपके ऊपर 11 लोगों की बात की गई है। ये बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, फैक्ट्रीज वगैरह में ये सब देखने को मिलता है। डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम, इसके लिए इनको याद किया जाता है, हेट नहीं किया जाता है। इस बंदे ने इस चीज़ को हम कह सकते हैं एक बड़ा ही रिवॉल्यूशन था ये, कि सबको एक बराबर सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। जो अच्छा काम करे उसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, जो ना करे उसको थोड़ा सा पनिशमेंट मिलनी चाहिए, थोड़ा सा दुख हो उसको, ठीक है। तो इनका मानना था कि जो बंदा स्टैंडर्ड के बराबर काम करता है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड के बराबर काम करता है उसको स्टैंडर्ड सैलरी मिलेगी, जो स्टैंडर्ड से अब काम करेगा उसे स्टैंडर्ड प्लस प्रमोशन इंसेंटिव, और जो स्टैंडर्ड से कम काम करेगा उसे स्टैंडर्ड से कम सैलरी मिलेगी। यानी वेज रेट चेंज होगा। जैसे स्टैंडर्ड है 10 रुपये यूनिट, लेकिन 10 यूनिट तक बनाते हो तो 10 रुपये यूनिट मिलेगा। अगर आपने 10 यूनिट से ज़्यादा बनाई तो आपको 11 रुपये यूनिट मिलेगा हर यूनिट का। तो ये हो गया एक्स्ट्रा काम करने वाले के लिए। अगर आपने 10 से कम यूनिट बनाई तो आपको 9 रुपये यूनिट मिलेगा, सो दैट एटलीस्ट आप 10 यूनिट का मिनिमम काम करो। तो इनका यही था कि इफिशियंसी ऑफ वर्कर्स आर पेड मोर एंड हायर रेट when productions rise above the standard, and less efficiency workers are to be paid less when the productions fall below the standard। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इनको याद किया जाता है पीस बेस्ड सिस्टम के लिए। इन्होंने पीस बेस्ड सिस्टम लॉन्च किया था, तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। जो ज़्यादा इफिशिएंट है वो सीधी सी बात है जो ज़्यादा काम करेगा। अब एक बंदा, अगर मैंने जैसे 10 का आपको बताया कि 10 यूनिट्स मिनिमम आपको बनानी है, ये क्या है, स्टैंडर्ड है। अब अगर एक बंदे ने 12 यूनिट बनाई तो उसको इसमें से 2 तरीके से सैलरी मिलेगी। 10 यूनिट बना, सपोज 1 यूनिट बनाने का 5 रुपये मिलता है, अगर आपको, चलो 50 कर लेते हैं, तो 500 तो इधर मिल जाएगा। आपने 2 यूनिट जो एक्स्ट्रा बनाई उस पर सपोज करो 60 रुपये मिलेगा, तो अब आपको एक्स्ट्रा सैलरी फील होगी, आपको समझ में आएगा। एक बंदा जिसने 10 ही बनाई है उसे 500 मिलेंगे, ठीक है। एक बंदे ने जिसने 8 यूनिट बनाई है तो हो सकता है 8 यूनिट का रेट हमने जो डिसाइड किया वो 40 रुपये, तो उसको और भी कम मिलेंगे। तो वो कोशिश करेगा कि 10 यूनिट तक तो पहुंचूं। वर्क स्टडी, ये हमारे कुछ फेमस वर्क स्टडी है जो टेलर ने किया, जिसमें से टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड फैटिग स्टडी, ठीक है। टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी के बीच में डिफरेंस आता है। सबसे ज़्यादा डिफरेंस टाइम एंड मेथड के बीच में पूछा जा सकता है। टाइम स्टडी और मेथड स्टडी में क्या डिफरेंस है, एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए डिफरेंस, और बाकी सीबीएसई स्टूडेंट के लिए तो मैंने जो प्रिंसिपल्स पढ़ा है उनमें से ज़्यादा आने के चांस होते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड एंड फैटिग। टाइम स्टडी कहती है कि किसी भी काम को करने में कितना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए, वो स्टडी करो। मोशन स्टडी, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह ले जाया जाता है, तो देखो कि कौन से रूट से ले जाया जाए, अननेसेसरी जो एक्शंस हो रहे हैं उनको एलिमिनेट करना, कौन सा बेस्ट पॉसिबल रूट है जिससे हम अपना टाइम बचा सकते हैं, ये सब यूज किए जाते हैं। ये सब ऑपरेशन रिसर्च के काम है जो आगे हायर लेवल में सीए, सीएमए, सीएस में ये सब पढ़ाया जाता है, एमकॉम वगैरह में। तो फिर होता है मेथड स्टडी, किसी काम को करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, तो बेस्ट अल्टरनेटिव मेथड्स कौन सा है, ठीक है, बेस्ट मेथड कौन सा है, जिससे जैसे अभी बच्चे एग्जाम बहुत पास में आ गया तो बच्चों को लगता है कि यार कौन से तरीके से पढ़ाई करें, तो आप कॉन्सेप्ट पर जाइए। आप क्वेश्चंस को अभी भी अगर रट रहे हैं और स्टार्टिंग से रटते चले आ रहे हैं तो नहीं काम चलेगा। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिए। फैटिग स्टडी, कि एक एम्प्लॉयज को कितने इंटरवल के बाद उसको आराम दिया जाए, फैटिग स्टडी में होता है। तो सबसे पहले मेथड स्टडी की अगर हम बात करें तो फाइंड आउट द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब आउट ऑफ द वेरियस मेथड। बेनिफिट क्या होंगे, स्टैंडर्डाइजिंग दी जॉब हो जाएगी, मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपने बेस्ट मेथड चूज कर लिया तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज हो जाएगी, एंड द क्वालिटी ऑफ द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर्स। इंस्ट्रूमेंट क्या यूज किए जा सकते हैं, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन रिसर्च, जो मैंने वर्ड यूज किया था ऑपरेशन रिसर्च, किस मेथड से काम कर, अलग अलग मेथड आप पहले से ये सब
टेस्ट कर लीजिए और जो बेस्ट मेथड है उस मेथड को यूज करिए प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, जैसे कई बार होता है ना कि मशीन खरीदूं या मशीन किराए पे लूं, ये सारी चीजें। ठीक है, मीनिंग अब मोशन स्टडी में क्या होता है, रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट लाइक लिफ्टिंग, यहां पर वर्ड इंपॉर्टेंट है, लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, sitting and changing the position etc, which are undertaken while doing the typical job. Unnecessary movements to be eliminated so that it take less time to complete the job efficiently. Unnecessary movement को क्या करना है, eliminate करना है। जैसे अगर हमारा सामान यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ आता है और यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है, तो हम इसको यहाँ से यहाँ भी तो भेज सकते थे। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि भाई कौन से स्टेप को हम खत्म कर सकते हैं, कौन से स्टेप्स को हम रिमूव कर सकते हैं, अननेसेसरी मूवमेंट्स को रिमूव करना है आपको। बेनिफिट क्या होंगे अगर आपने ये प्रॉपर मोशन स्टडी किया तो, पॉसिबल फाइंड आउट द मोशंस विच इज प्रोडक्टिव एंड विच आर अनप्रोडक्टिव, कौन सी चीज काम की थी कौन सी बेकाम की थी, वो काम की चीजों को करिए, बाकी चीजों को हटा दीजिए। अननेसेसरी मूवमेंट्स कैन बी रिमूव, जो अननेसेसरी मूवमेंट होते हैं, खासकर ऐसा तो होता ही है ना, आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, जैसे वो ट्रायंगल बनता है ना, यहाँ से यहाँ जाना था, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो भाई शॉर्टकट क्या था, यहाँ से यहाँ जाना था। ठीक है, तो वो सारी चीजें। इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं इसमें, तो एक स्टॉप वॉच यूज की जाती है, कहाँ से कहाँ, जैसे अगर यहाँ से यहाँ जाने में आपको 4 मिनट और यहाँ से यहाँ जाने में आपको 5 मिनट लगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना 9 नहीं लगेगा। ठीक है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसका हम करते थे ना 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, फिर दोनों का रूट कर देते थे। ठीक है, तो वो उस तरीके से कहीं ना कहीं अगर सपोज करो 7.5 मिनट्स लगता है तो आपका टाइम बचा ना 1.5 मिनट। तो स्टॉप वॉच एंड वेरियस सिंबल्स एंड कलर्स यूज किए जा सकते हैं। इसके बाद आती है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी किस लिए की गई थी कि एनालिसिस ऑफ द टाइम टेकन बाय द ईच वर्कर टू फिनिश द स्टैंडर्ड टास्क जो है, स्टैंडर्ड वर्क जो है, स्टैंडर्ड टास्क जो है, ठीक है, उसको कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगता है। बेनिफिट क्या होगा, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, उस काम को करने में कितने एम्प्लॉय चाहिए, कॉस्ट ऑफ द लेबर क्या होगी, एंड मेक सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स चला सकते हैं। इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स बाय क्रिएटिंग द टाइम अवेयरनेस, ठीक है, उनको पता होगा कितने टाइम के अंदर करना है, तो कहीं ना कहीं वेस्टेज, हमारा जो लेबर कॉस्ट है वो कम होगा। इसके लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है टाइम स्टडी, किसी भी काम को कितने में करना है, कितनी देर में करना है। जैसे अगर सपोज करो इस मार्कर को मैंने 3 लोगों से बनवा के देखा, एक बंदे ने इसको 5 मिनट में बनाया, एक बंदे ने इसको 6 मिनट में बनाया, एक बंदे ने इसको 4 मिनट में बनाया, तो स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा 5 मिनट। ठीक है, हम मॉडरेट टाइम रखते हैं। ठीक है, तो वो सब बहुत सारे एवरेज जो हम निकालेंगे। पैटिक स्टडी क्या होती है, पैटिक स्टडी होती है भैया कि एक बंदा अगर थक जाता है, आपने स्कूल में देखा होगा आपका लंच जो होता है, ठीक है, वो अगर सपोज करोगे आपके 7 पीरियड्स होते हैं, तो आपने देखा होगा ना कि 4 पीरियड लंच के पहले और 3 पीरियड लंच के बाद। ठीक है, ज़्यादातर तो आपने यही देखा होगा। अगर 6 पीरियड होते होंगे तो फिर तो बहुत ही अच्छा भैया, 3-3। ठीक है, 5 पीरियड होते होंगे तो आपने देखा होगा 3 + 2 बीच में लंच। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एक इफिशियंसी, अगर हम बात करें सुबह नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया, अब ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको पता है ना कि आप थक जाओगे, आपको भी पता है, स्कूल को भी पता है, तो ब्रेक थोड़ा सा ना अपनी एनर्जी को रीगेन करने के लिए एक छोटा सा ब्रेक चाहिए यार पढ़ाई से। ठीक है, और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा ब्रेक लेते हैं बच्चे, ऐसा कुछ मस्तीखोर बच्चे होते हैं ना, ब्रेक ही लेते रहते हैं, ब्रेक ही लेते रहते हैं। तो वो इंटरवल क्या होना चाहिए, अब जहाँ पर हार्डवर्क होता है, जहाँ पर 8 घंटे की ड्यूटी होती है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि 5 घंटे की ड्यूटी के बाद फिर 3 घंटे की ड्यूटी होती है। ठीक है, जैसे बैंकों में लंच होता है अक्सर 2 बजे के आसपास, सुबह 10 बजे बैंक खोलते हैं, 2 बजे होता है 4 घंटे के बाद, और फिर 2 बजे के बाद 2:30 बजे तक लंच चलता है, और फिर 4 बजे बैंक बंद हो जाता है, 4 साढ़े 4 पे, तो उधर 2 घंटे होते हैं। वैसे आपने देखा होगा क्यों होता है, क्योंकि काम कर करके जब आप थक जाते हो, टायर्ड फील करने लगते हो, तो फिर आपको क्या चाहिए आराम चाहिए, थोड़ा सा सुकून चाहिए, आपको एनर्जी रीगेन करने के लिए कुछ खाना है। तो देयर शुड बी द प्रॉपर रेस्ट इंटरवल्स बिटवीन 2 वर्क स्पेन। बेनिफिट क्या होता है, अ पर्सन विल बी फील टायर्ड physically and mentally if she and he does not rest while working. Help workers to regain the stamina and work again with the same capacity of the maximize the production. इससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, इससे कहीं ना कहीं हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी, मेंटेन रहेगी एटलीस्ट। इसीलिए लंच या इंटरवल देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए फटीग स्टडी जो टेलर ने की थी, उसका मेन मुद्दा यही था कि लंच या इंटरवल देने का मिनिमम टाइम क्या होना चाहिए एज पर द रिक्वायर्ड जॉब। अब हमारे इंडिया में 8 घंटे की जॉब होती है, तो हम 5 घंटे के बाद इंटरवल देते हैं। कहीं 12 घंटे होती होगी तो हो सकता है 2 इंटरवल देने होते होंगे 3-3 घंटे के बाद, कुछ भी हो सकता है 4-4 घंटे के बाद, 3-3 घंटे के बाद, जैसे भी आपको ठीक लगे। अब बात आती है हेनरी फ्योल की। हेनरी फ्योल, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ मैनेजमेंट या जर्नल मैनेजमेंट, ठीक है, ये इनको बहुत ज्यादा याद किया जाता है क्योंकि इस बंदे ने ना शुरुआत से बड़ा पद संभाला था, लाइक आनंद अंबानी। अब आनंद अंबानी तो लेबर के साथ रहेगा नहीं, सीधा पढ़ के आया और सीधा
जियो की कमान संभाल दी या रिलायंस की, ठीक है, शायद आकाश दिखता है जियो को। तो लाइफ टाइम की अगर मैं बात करूं तो 1941 से लेकर 1925, देखो बंदा ज़्यादा भी जिया, अगर देखा जाए तो उस बंदे से ज़्यादा जिया ये बंदा। इन्होंने लगभग 49 तो यहाँ पर हो गए, 59 और 25 ही हो गए, है ना। 41 से लेके 25 ही हो गए, लगभग 75-74 साल की एज में इनकी डेथ हुई, और वो बंदा बेचारा 60 भी नहीं जी पाया। इसका मतलब ये नहीं है कि लीवर के बारे में ज़्यादा सोचोगे या उनके बारे में ज़्यादा जल्दी नहीं पड़े होगे, जो भी रीज़न रहो। प्रोफेशन की बात करें तो ये शुरुआत से माइनिंग इंजीनियर थे, ठीक है, एंड मैनेजमेंट थ्योरिस्ट, फ्रेंच नेशनल। मैंने कहा ना कि इनका जन्म इस्तांबुल में हुआ था, इनके पास नेशनलिटी जो है फ्रांस की थी, इसलिए इनको ये भी कहा जाता है कि ये फ्रांस के थे। हेनरी फ्योल फ्रांस के थे, फादर ऑफ, इनके साथ ट्रिपल एफ, फादर ऑफ मैनेजमेंट, फादर फ्रॉम फ्रांस, एंड फादर तो है ही भाई, 3 फादर, ठीक है। फ्रांस फ्योल, हाँ इनका नाम है फ्योल। फ्योल कहाँ के थे? फ्रांस के थे, और ये फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहे जाते हैं, ठीक है। एजुकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट हुए थे फ्रॉम माइनिंग एकेडमी एट सेंट एंटाइन इन 1880 में, ठीक है। बाकी पोजीशन हेल्ड की, ठीक है, फाउंडेड द माइनिंग कैपेसिटी कंपनी, ये कंपनी का नाम है लेटिन भाषा में, ठीक है। एंड इसके अलावा इनकी एक फेमस बुक थी, राइटिंग द फेमस बुक जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इन 1949। इनके मरने के बाद इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, पहले ये बुक फ्रेंच भाषा में हुआ करती थी, ठीक है। ये इनके 14 प्रिंसिपल्स हैं जिनके लिए इनको याद किया जाता है आज तक, ठीक है। ये 14 प्रिंसिपल्स ही इनके लिए फादर ऑफ मैनेजमेंट जिनको बोलते हैं, इनकी वजह से बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूँ, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसिप्लिन, डिवीजन ऑफ वर्क, इक्विटी, स्प्रेड डिकॉप्स, फेयर रेम्यूनरेशंस, इनिशिएटिव, ऑर्डर, स्केलर चेन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप इंटरेस्ट या जनरल इंटरेस्ट, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये टोटल 14 प्रिंसिपल है, ये उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने पहले हुआ करते थे उतने आज भी, इसलिए इनको याद किया जाता है। तो चलो वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेनरी फ्योल का मानना था कि भाई देखो, काम को अगर बांटना है तो काम के साथ साथ आपको किस काम के लिए कितनी अथॉरिटी है और उसकी कितनी जिम्मेदारी है, ये आपको पहले से दे देनी है, क्योंकि अथॉरिटी एवरीवन एंजॉय, ठीक है, सबको अथॉरिटी से मजा आता है। अब घर में बड़े भाई हो, आपके पास बहुत अथॉरिटी है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ना, तो उन्होंने दोनों को बोला, अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों को छोड़ना नहीं है, अलग से नहीं। रेफर्स टू द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल टू कमांड द सबऑर्डिनेट्स, हमें पता है कि कैसे कमांड करना है, ठीक है, छड़ी लेकर खड़े हुए सबको, लेकिन फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप, कुछ गलत हो गया तो आपको जिम्मेदारी भी लेनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी is the obligations of the subordinates to perform the assigned duty. Both should be side by side and should be well balanced होनी चाहिए। एक बहुत ज्यादा आपने अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, तो फिर तो तुम हर कुछ मचाओगे, तबाही मचा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है हर एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि आजकल मोदी गवर्नमेंट सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। क्या होता है सेंट्रलाइजेशन? केंद्रीकरण। इसका मतलब होता है हर एक प्रॉब्लम का एक ही जगह सॉल्यूशन है, ये होता है केंद्रीयकरण। यानी कि कुछ, लेकिन हेनरी फ्योल कहते हैं कि भाई कुछ चीजों का सेंट्रलाइजेशन होना जरूरी है, कुछ चीजों का डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के ऊपर हमला बोलना है ना, तो मोदी जी का परमिशन लगेगा भाई, डिफेंस मिनिस्टर का तो लगेगा, पहले मोदी जी का भी लगेगा, तो ये बहुत जरूरी है। आपने जब जब देखा होगा, जब जब स्ट्राइक की है इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, तब तब मोदी जी बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बिल्कुल बैठे रहते हैं, कब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। उरी अटैक देखा होगा आपने, आपने उरी मूवी देखी होगी, तो ये सब होता है। तो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज रिटेन्ड बाय द हायर मैनेजमेंट, इसीलिए जो डिसीजन मेकिंग का काम होगा कि भैया हमला बोले पाकिस्तान के ऊपर नहीं बोले, ये काम मोदी जी का होगा। जनरली स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन, और इसलिए कुछ लोग बुराइयां भी करते हैं कि इतने बड़े इंडिया को संभालने के लिए सेंट्रलाइजेशन जरूरी नहीं है, लेकिन यार कुछ काम के लिए तो जरूरी है ना, तो होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है लेस इंपॉर्टेंट काम को क्या करो, अपने मंत्रियों में बांट दो यार, ठीक है, अपने मंत्रियों में बांट दो। मैं सारे काम थोड़ी कर पाऊंगा, तो यहाँ पर अलग अलग बंदे बैठा देता हूँ, और ये क्या लाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। तो प्रोसेस ऑफ गिविंग द अथॉरिटी at a lowest level of the management to take the decision within their power। अक्सर आपने रवि जयशंकर को सुना होगा, एस जयशंकर को, वो बोलते हैं हमारे काम में वो दखल नहीं देते प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो हमको अपना अपना काम दे रखा है, वो खुद, हाँ जब हमको कुछ लगता है कि अब यहाँ पे जरूरी है भाई तो हम पूछते हैं, अदरवाइज हम अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं, ये फ्रीडम है। तो उनके मंत्री तो यही बोलते हैं, आई डोंट नो रियलिटी क्या है, ठीक है। तो लोएस्ट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट टू द टेक डिसीजंस विद इन देयर पावर, ठीक है। आपको मैंने जो जो काम दे रखे हैं, जो आपके पावर में, वो काम आप खुद कर लेना, ठीक है। जैसे अगर स्कूल में वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल है,
तो वाइस प्रिंसिपल के खुद कुछ अधिकार होंगे। अब अगर उसके अधिकारों को हर बात पे प्रिंसिपल ही अगर टोक दे तो फिर काय के अधिकार है, इससे अच्छा तो वो वाइस प्रिंसिपल है ही नहीं ना। तो सर वो अगर वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल को टोक दे तो ऐसा तो अंधेर नगरी चौपड़ राजा में होता है। मैं एक जगह ऐसी जगह पे मैंने देखा है, होता है ऐसा, ठीक है। तो कई बार कहते हैं ना, चाय से ज़्यादा केटली गर्म होना, ठीक है। सो सुटेबल फॉर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। इंडिया जैसी डेमोक्रेसी को रन करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है। लगभग जो 28-29 जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जिनको बोलते हैं, तो मोदी जी के नीचे काम करते हैं, वो जरूरी है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन, अनुशासन ही परंपरा है। अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुना होगा आपने। अनुशासन क्यों जरूरी है कि हेनरी बोल का मानना है कि डिसिप्लिन में जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ काम ऑटोमेशन पे किया जा सकता है। जहाँ पर लोग डिसिप्लिन में नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर ऑटोमेशन में काम नहीं किया जा सकता। वहाँ पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा सबको। जैसे जो होता है ना, जैसे एनिमल्स में कोई डिसिप्लिन नहीं होता। एक ग्वाला रहता है ना, रोज लाठी लेके पीछे जाता है, क्यों रहता है? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं नहीं जाऊँगा तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाके चरेंगे ठीक है। तो डिसिप्लिन सो मीन्स obedience, respect and performance of the established rule and standards. Workers and management both honor their commitments without any injustice towards one another. Mention the agreement. ठीक है, ये सब आपको एग्रीमेंट में मेंशन कर देना चाहिए और अगर नहीं भी है तो आपको डिसिप्लिन में रहोगे तो सब कुछ ठीक चलेगा। डिवीजन ऑफ वर्क, काम का बंटवारा। भैया काम का बंटवारा बहुत जरूरी है, ठीक है। परिवार में भाइयों के बीच में बंटवारा हो ना हो, काम का बंटवारा जरूर होना चाहिए। नहीं तो क्योंकि अगर घर, जैसे सपोज करो घर पे आप दो बहन भाई हो और पेरेंट्स कहीं बाहर गए हैं शॉपिंग करने और उन्होंने कहा कि बेटा देखना थोड़ा घर संभाल लेना, ठीक है, शाम को हम थोड़ा लेट आएंगे। मम्मी जब घर आई तो आप घर को संभाले हुए थे, ऐसे हाथ रख के, मम्मी देखो हमने संभाला हुआ है, अभी तक नहीं गिरा है ठीक है। तो मम्मी ने बोला होगा कि मैंने घर संभालने का मतलब कहा था कि देख लेना यार, कुछ शाम का खाना वाना कुछ बना लेना। बोले मम्मी आपने तो ऐसा कहा ही नहीं, आपने कहा घर संभाल लेना। बोले बेटा घर संभालने का मतलब है सब चीज़ें व्यवस्थित, जो मैं तुम लोग घर आते हो तो मैं कैसे संभालती हूँ वैसे संभालना था। बोले आपने बताया नहीं, मैंने इससे कहा था दीदी से कि खाना बना लो, इन्होंने कहा कि तू बना ले। मैंने कहा नहीं मैं नहीं बनाऊंगा, तुम बनाओगी, और इसमें हमारा झगड़ा चल रहा है तब से, और अब आप आए तो हम घर संभाल रहे हैं ठीक है। तो डिवीजन ऑफ काम का बंटवारा होगा तो एवरी टास्क शुड बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल टास्क एंड असाइन टू द राइट पर्सन हु इज कैपेबल फॉर डूइंग द जॉब। जो बंदा जिस काम के लिए है उसको वो काम सौंप देना चाहिए, काम ऑटोमेटिकली आसानी से। फिर जिम्मेदारी भी दी जा सकती है कि तुम्हारा काम सही हुआ है नहीं हुआ है। अ पर्सन डूइंग द सेम जॉब विल ओवर टाइम स्पेशलाइज इन दैट जॉब, और उसे वही काम बार बार करेंगे तो वो कुछ टाइम में उस काम में एक्सपर्ट भी हो जाएगा। जैसे सेल्स, एक बंदे को बार्गेनिंग करनी अच्छी आती है या बेचना अच्छा आता है तो उसे सेल्स का काम, एक को बार्गेनिंग खरीदने में बहुत मास्टर है तो उसको परचेज का काम दे दो, एक बंदा प्रोडक्शन का एक्सपर्ट है तो उसे प्रोडक्शन का काम दे दो। इनमें फिर कुछ गड़बड़ी होगी तो हम जिम्मेदारी ठहरा सकते हैं। इक्विटी का मतलब होता है समानता। तो मैनेजमेंट शुड ऑलवेज काइंड, फेयर एंड अनबायस्ड, ठीक है, अनबायस्ड, निष्पक्ष इन इट्स डीलिंग विद द सबऑर्डिनेट्स, एंड फॉर एग्जांपल देयर शुड बी द नो डिस्क्रिमिनेशंस विद रिगार्ड्स टू द पोजीशन, सेक्स, एज एक्सेट्रा व्हाइल ग्रांटिंग द मेडिकल लीव टू द एम्प्लॉय। ठीक है, ये मेरा रिश्तेदार है, तुम 10 दिन की छुट्टी पे चले जाओ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है, और ये तो मेरा बहुत, इससे मेरी बनती नहीं है, इसको एक भी दिन सर छुट्टी चाहिए एक दिन की, क्या करोगे सर? मम्मी को मंदिर लेके जाना है, मम्मी खुद नहीं जा सकती, ये वाला एटीट्यूड, ठीक है, तो वो तुम्हारे दोस्त नहीं है ना इतनी, ठीक है। बाकी रिश्तेदार है, पहचान वाला है, यार एक दिन की छुट्टी चाहिए, एक दिन में हो जाएगा, 2 दिन की ले ले यार, ठीक है, ऐसा वाला नहीं चलना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सबके साथ समान भाव। स्प्रिट डी कॉप्स, स्प्रिट का मतलब होता है भावना और कॉप्स का मतलब है सेना, ठीक है, या एक फौज, ठीक है। तो हम सब में एकता की भावना होना चाहिए, मिल के काम करेंगे। तो कहते हैं ना, अभी जैसे सिनेमाघरों में बॉर्डर 2 रिलीज हो गई तो उसमें क्या कहा था, हम मिल के लड़ेंगे। जोश या लड़ाइयाँ संसाधनों से नहीं, हौसलों से लड़ी जाती है, और हौसला सबका अगर बुलंद होगा ना तो लड़ाई जीती जा सकती है। ऐसे ही आपका भी हौसला बुलंद रखना, ठीक है, आप हौसलों से ही उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो स्पिरिट डी कॉप्स means the spirit of loyalty and devotions to the group to which one belongs. There should be the cooperations and teamwork among the members of an organization. ठीक है, cooperation चाहिए और teamwork चाहिए। Organizations के members के बीच में अगर ये होगा तो आप organizations automatically successful हो जाएगा। The manager must always make regular efforts to maintain the harmony and loyalty to the organizations among the subordinates. फेयर रेम्यूनरेशन, भाई जो बंदा काम लायक है, जिस लायक है उसको उतनी सैलरी मिलनी जरूरी है, ठीक है। अगर एक
योग्य व्यक्ति को आप उसके योग्यता के अनुसार अगर आप रेम्यूनरेशन नहीं देते हो तो वो काम छोड़ के भाग जाएगा, कोई ना कोई उसकी योग्यता को पहचान लेगा और वो वहां चला जाएगा। इसीलिए द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस विच शुड गिव देम एटलीस्ट रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इतना तो दो यार कि उसका घर चल जाए, उसके भी खर्चे हैं वो चल जाए। इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी एंड कैपेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय एंड डिसाइड द मोस्ट रीजनेबल मेथड्स टू कैलकुलेटिंग द वेजेस। आप जिस तरीके से वेजेस कैलकुलेट करते हो वो रीजनेबल होना चाहिए। मैंने कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया, उनको सैलरी कैलकुलेट ही करनी नहीं आती है, ठीक है। 26 दिन की सैलरी कैलकुलेट करना होता है, वो 30 दिन से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक दिन उसने एक्स्ट्रा काम किया तो उसको सैलरी कम मिलेगी, एक दिन छुट्टी काट ली तो वो अलग बात है, उस केस में नुकसान कम होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सैलरी कैलकुलेट करो, सही तरीके से करो भाई। 26 दिन से सैलरी कैलकुलेट होती है। अगर आप किसी इंसान को 26,000 की सैलरी देते हो और 30 से डिवाइड करोगे तो पर डे सैलरी कम आएगी ना, और 26 से कैलकुलेट करोगे तो पर डे सैलरी ज़्यादा आएगी, 1000 रुपीज़ पर डे आएगी। तो अगर उसने एक बंदे ने एक दिन की छुट्टी मार ली तो तुमको भी फायदा होगा, सैलरी काटने को ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर उस बंदे ने एक दिन काम एक्स्ट्रा किया तो उसको ज़्यादा मिलना चाहिए ना, या जो लीव इनकैशमेंट होता है वो इस बेसिस पे होना चाहिए ना, नहीं होता कई ऑर्गेनाइजेशन में। तो फ्रीडम्स टू अगला है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है खुद से कुछ नवाचार या कुछ आगे बढ़कर कदम बढ़ाना, ठीक है। तो फ्रीडम टू थिंक द एग्जीक्यूट अ प्लान एंड पावरफुल मोटिवेटर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोर्स ऑफ द स्ट्रेंथ फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप इनिशिएटिव लेने के लिए प्रमोट करते हो कि आपके दिमाग में कुछ अच्छा आइडियाज हैं, ठीक है, तो आप हमें बताइए। इसकी बात टेलर भी करते थे कि पार्टिसिपेशन जरूरी है, तो इनिशिएटिव लेने दीजिए उनको। तो इनकरेजिंग द इनिशिएटिव टू लाइकली टू द मोटिवेट द एम्प्लॉयज टू वर्क बेटर एंड हार्डर। आपको अगर कुछ अच्छा आइडिया लगता है तो आप ये काम करवाना है। अब तुम कैसे, जैसे अमेरिका में आजकल होता है, तो आपको एक टास्क दे दिया, अब आपकी मर्जी उसे आपको कैसे करना है यार। एआई की मदद लेना है लो, बट ये काम बस फ्राइडे को मिल जाना चाहिए कंप्लीट, 5 दिन का काम है आपका। तो इनिशिएटिव इस यहाँ पर काम आता है। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है सीक्वेंस, ठीक है। तो राइट मैन टू द राइट जॉब एंड राइट मटेरियल इन द राइट प्लेस। इसका मतलब है सही चीज सही जगह पर होनी चाहिए, सही समय पर। एम्प्लॉय शुड ऑक्यूपाई द प्लेस वेयर इन ही और शी कैन render the best possible services. This would ensure effective utilizations of the available resources in the organizations. ठीक है, सही जगह पर सही चीज मिलेगी तो इससे कहीं ना कहीं टाइम बचेगा। स्केलर चेन, स्केलर चेन का मतलब है हियरार्की का कॉन्सेप्ट। हियरार्की, इसको ऐसे ऊपर से नीचे की ओर भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ पर बॉस बैठा हुआ है, बॉस तक खबर पहुंचानी है तो इस हियरार्की को फॉलो करना पड़ेगा, हियरार्की को फॉलो करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं चेन ऑफ सुपीरियर्स, रैगिंग फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द लोएस्ट रैंक, एंड देयर शुड बी द क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लिंकिंग ऑल मैनेजर्स एट ऑल लेवल। पहले से पता होना चाहिए किसको कौन रिपोर्ट करेगा। भाई ए रिपोर्ट करेगा बी को, बी रिपोर्ट करेगा सी को, सी रिपोर्ट करेगा डी को, और डी रिपोर्ट करेगा बॉस को। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम होना चाहिए। तो स्केलर चेन इस चीज को बोलता है, हेनरी फ्यूल बोलता है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। लेकिन साथ ही साथ आपको गैंग प्लैंक की भी वो बात करते हैं। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, या हमको ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम बॉस तक पहुंचे, तो आप इस चेन को तोड़कर जा सकते हो। आपको यहाँ पे पहुंचना है तो स्केलर चेन बोलता है ऐसे ऐसे जाओ फिर ऐसे आएगा, लेकिन इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप सीधा पहुंच जाओ इसके पास। तो सबऑर्डिनेट्स मे कॉन्टैक्ट अ सुपीरियर और हिज सुपीरियर्स इन केस ऑफ एन इमरजेंसी डिसरिगार्ड्स टू द हियरार्की ऑफ कंट्रोल। However, the immediate superior must be informed about the matter, ठीक है। उसको तो बताना ही है, आप इसको बताकर सीधा आप इधर जा सकते हो, ठीक है। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। यार कोई इंप्लॉय नहीं चाहता कि बार बार उसे जॉब छोड़नी पड़े। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में यहाँ पर ये कहा जाता है कि भाई आपका जो एम्प्लॉय है उसको ये दिलासा दिलाओ, उसको ये कॉन्फिडेंस दिलाओ कि आप हमारे यहाँ परमानेंट एम्प्लॉय हो। तो एम्प्लॉय शुड नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम देयर पोजीशन फ्रीक्वेंटली। आप उसे शिफ्ट मत करो, यहाँ से वहां भगा रहे हो, वहां से भगा रहे हो, काम बदल रहे हो, वो सीख ही नहीं पाएगा। आप उसे एक काम दो और एक ही जगह पर काम कुछ दिन तक करने दो, जब तक कि उसमें परफेक्ट नहीं हो जाता। इससे हमारा भी फायदा होता है। जब किसी काम में आप बहुत परफेक्ट हो जाते हो तो आपकी इफिशियंसी बढ़ जाती है और आप कम टाइम में ज्यादा काम करने लगते हो। तो द पीरियड ऑफ सर्विस शुड बी फिक्स एंड इट्स टेक टाइम फॉर एन एम्प्लॉयज टू गेट यूज टू हिज वर्क। वो उस काम में बहुत यूज टू हो जाए, बहुत फटाफट काम को करने लगे, इसलिए जरूरी है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ग्रुप एंड जनरल इंटरेस्ट। किसी एक व्यक्ति का भला नहीं करना है, ठीक है। ये मेरा साला है, ये मेरा चाचा का लड़का है, ये मेरा ये मेरा भाई है, ठीक है, हम दोनों सगे भाई हैं, ये मेरा छोटा भाई है तो मैं इसको पहले प्रमोट कर देता हूँ, ऐसा नहीं भाई। इंडिविजुअल इंटरेस्ट के अलावा आपको ग्रुप इंटरेस्ट देखना है, किसी एक का फायदा नहीं देखना है, ठीक है। आपका कोई फेवरेट है उसका फायदा नहीं देखना है।
गोल्स ऑफ द फर्म्स आर ऑलवेज सुप्रीम। ऑर्गेनाइजेशंस का गोल हमारे लिए सुप्रीम होना चाहिए, ना कि हमारा एक व्यक्ति। एम्प्लॉय मस्ट पुट अवे पर्सनल इंटरेस्ट एंड पुट कंपनी ऑब्जेक्टिव फर्स्ट। कंपनी का लक्ष्य ही, मिशन विजन गोल ही हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहते हैं कि भैया एक बंदे के ऊपर एक ही बंदा होना चाहिए, ठीक है, एक बंदे का एक ही बॉस होना चाहिए। एक ही अगर बॉस होगा ना तो अच्छे से काम करेगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये लेबर खड़ी हुई, इनका एक ही बॉस। अगर दो बॉस होंगे तो अलग अलग डायरेक्शन में भेजेंगे तो काम नहीं बनेगा, ठीक है, अलग अलग कमांड देंगे। एम्प्लॉय शुड बी रिसीव्ड ऑर्डर फ्रॉम द वन सुपीरियर्स एंड इफ गेट्स ऑर्डर फ्रॉम द मोर देन वन सुपीरियर्स एट द सेम टाइम देन ही विल बी कंफ्यूज एज टू विच सुपीरियर्स ऑर्डर शुड बी कैरिड आउट फर्स्ट। वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसका कहना मांगू। अगर मैं यहाँ पर एक और बॉस बिठा देता हूँ, ठीक है, तो भैया ये भी इधर से बोल रहा है, ये भी इधर से बोल रहा है, ये बोल रहा है राइट जाओ, ये बोल रहा है लेफ्ट जाओ, कैसे चलेगा? नहीं होगा ना काम, लड़ाई अलग हो जाएगी दोनों बॉस। यहाँ पर एम्प्लॉय क्या बोलेंगे, आप हमारा रेजिग्नेशन लेटर लीजिए, हमको जाने दीजिए, ठीक है। तो एक बंदे के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कॉमन डायरेक्शन में आपको काम करना है, ठीक है। कॉमन डायरेक्शन हो सकता है, अगर आपको ऑर्डर दिया जा रहा है तो वो भी एक सेम डायरेक्शन में। कभी आपसे बोला जा रहा है बहुत मेहनत से पढ़ाओ, कभी आपसे बोला है, आपसे घर वाले बोलेंगे बहुत मेहनत करके पढ़ो, कभी आप बोले क्या करेगा पढ़ के, चल मजे करते हैं, तो डायरेक्शन गलत हो रहा है अलग अलग। तो देयर शुड बी द वन हेड एंड वन प्लान, ठीक है, फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ग्रुप हैविंग द डिफरेंट प्लान बट देयर शुड बी वन कॉमन ऑब्जेक्टिव। अलग अलग प्लान हो सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव एक ही है, अच्छे मार्क्स लाना है। हमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए अच्छी मेहनत करनी है। अच्छी मेहनत करने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स में से आपको जरूर कुछ ना कुछ पूछा जाता है एग्जाम्स में। सीबीएसई स्टूडेंट के लिए तो कंपलसरी है पूछना। स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के कुछ आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि आप 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताइए, आपको 4 के नाम दे देगा, आपको उनको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन टेलर फ्योल, इन दोनों के बीच में अगर मैं फोकस की बात करूं तो टेलर ने किस पे फोकस किया था, इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्टिविटी क्योंकि फैक्ट्री का बंदा था ना, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात करता था, ऑफ द वर्कर्स एंड रिड्यूस ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट, जबकि ये इंश्योर करते थे बेटर मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा, एम्फेसाइज एट द शॉप लेवल एंड विद द एम्फेसाइज ऑन द टास्क ऑफ द वर्कर्स एंड सुपीरियर्स, जबकि इन्होंने जनरल मैनेजमेंट पर काम ध्यान दिया, एम्फेसाइज किया बहुत ज्यादा ऑन द एफिशिएंसी एंड मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एक्सप्रेशन की बात करें तो इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट और इनको कहा जाता है जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट। यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पर तो फॉलो होती ही नहीं थी भाई साहब, यहाँ पर स्ट्रिक्टली फॉलो होती थी। यहाँ पर तो 8 बंदे थे एक बंदे के ऊपर, यहाँ पर एक बंदे के ऊपर एक ही बंदा था, ठीक है। दूसरा, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि टेलर की जितनी भी स्टडीज थी वो साइंटिफिक स्टडीज थी, तो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर थी, जबकि इनका ये पर्सनल एक्सपीरियंस था, ठीक है। इन्होंने एक्सपीरियंस किया और उन्हीं को 14 प्रिंसिपल्स में फिट कर दिया। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो स्पेशलाइज कंडीशंस पर एप्लीकेबल होती हैं, यानी फैक्ट्री वगैरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ये हर जगह एप्लीकेबल होती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, एनजीओ। पर्सनालिटी की बात करें तो इनको एक साइंटिस्ट माना जाता है, इनको एक प्रैक्टिशनर माना जाता है, इसीलिए इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इनको फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट कहा जाता है। यहाँ पर ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, वन शॉट, जिसको मैं कह सकता हूँ। ये सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने अगर यहाँ तक बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वन शॉट वीडियो जो हमारा चैप्टर 3 होगा उसके ऊपर बहुत जल्द आपको मिलेगा, आई थिंक नेक्स्ट डे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।